और यदि हमने बांग्लादेश बनाना ही था तो हिंदू बांग्लादेश अलग बनाना चाहिए था, मुसलमान बांग्लादेश अलग बनाना चाहिए था। आज बांग्लादेश बनाकर इंदिरा गांधी ने जो भूल की है उसका खामियाजा बिहारी कैसे भोग रहा है ये सब कुछ पता है। बांग्लादेश बना के भूल किया? निश्चित तौर पर। तो अगर पाकिस्तान इतना बड़ा होता, इतना बड़ा मुल्क होता, आपकी दोनों तरफ होता तो अच्छा होता ना, हम पाकिस्तान से लड़ते ना। आज तो हम दो देश से लड़ रहे हैं। आज दो देश से लड़ रहे हैं। उस वक्त तो पाकिस्तान जो है एक ऐसा स्टेट है जो आतंकवादियों का जो है संरक्षक है, पूरी दुनिया इसको समझती है। बांग्लादेश से तो वो अलग हो गया ना, बांग्लादेश ने अपने आप को अलग कर लिया कि नहीं हमको आतंकवादियों से मतलब। तो अच्छा है ना सर, हमारे मतलब रेडिकल नेबरहुड थोड़ी कम हुई उस तरह से। नहीं, ये तो अभी आपको शेख हसीना के आने के बाद नजर आया ना। नहीं तो बांग्लादेश तो इसी कारण से तो इन्फिल्ट्रेशन बढ़ा। जैसे नेपाल से लोग आते हैं, भूटान से लोग आते हैं, वैसे ही 71 के पहले जो है कोई बांग्लादेश से नहीं आता था, क्योंकि पाकिस्तान के प्रति जो है आम जनता में आक्रोश था, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो। 71 के बाद जब आपने कह दिया कि ये मित्र राष्ट्र है, जो हमारी आपकी फीलिंग है, आपके बातचीत से भी ये लग रहा है, उसी कारण से तो घुसपैठिए बढ़ गए ना कि ये तो हमारा ही तो है, कोई दिक्कत थोड़ा है। उसको पाकिस्तानी कह के या आतंकवादी कह के या जासूस कह के हमने नहीं देखा। तो यही तो सबसे बड़ी समस्या है। हमको जो है पाकिस्तान को तोड़ने की क्या आवश्यकता थी, क्या फायदा था? यदि बहुत ताकत थी तो मुजीबुर रहमान चुनाव जीत चुके थे। इस्लामाबाद उनको प्रधानमंत्री नहीं बना रहा था। जब 93,000 सैनिक हमने पकड़ लिए तो हमको मुजीबुर रहमान को उठाना चाहिए था और इस्लामाबाद में बैठा देना चाहिए था। यही तो काम करना चाहिए था ना। और यदि हमने बांग्लादेश बनाना ही था तो हिंदू बांग्लादेश अलग बनाना चाहिए था, मुसलमान बांग्लादेश अलग बनाना चाहिए था। ये बांग्लादेश को भी दो में तोड़ना था सर। लेकिन पहले तो घुसपैठ की वजह थोड़ी इकोनॉमिक भी थी ना, सिर्फ पॉलिटिकल नहीं थी कि यह बड़ा इंडिया एक बड़ा मुल्क है, वहाँ पे आके लोगों को रोजगार मिलता है। इस वजह से भी जब हमेशा मतलब वर्ल्ड ओवर ये ट्रेंड है कि जहाँ बड़ा मुल्क होती है, बड़ी इकोनॉमी होती है, वहाँ लोग आते हैं, अंदर काम करते हैं। जैसे इंडियंस भी बहुत बाहर जाके काम करते हैं। 71 देखिए जो जाते हैं, दोनों में फर्क समझिए ना भैया। एक तो 71 के पहले कोई नहीं आता था, उसको हम पाकिस्तानी मानते थे और हम अपने देश का दुश्मन मानते थे। सबसे पहला तो ये है। 71 के बाद मित्र राष्ट्र माने वो आ गए। दूसरा, हम जब जाते हैं बाहर, हमारे लड़के जाते हैं, वो लेजिटिमेट पासपोर्ट पर जाते हैं। हम इतने स्किल्ड हैं कि उनको हमारी आवश्यकता है। सत्य नडेला हो, सुंदर पिचई हो, इंदिरा न्यूई हो, अभी एप्पल का सभी हो, आप इसको देखिए कि वो सभी स्किल्ड लोग हैं। आवश्यकता है उनको। अभी जो एयरक्राफ्ट अमेरिका से चलता है और अफगानिस्तान में बम गिरा के चला गया, अभी ईरान में जो बम गिरा के चला गया, उसका चूंकि वैज्ञानिक जेल में बंद है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो भी भारत ने बनाया। निशिकांत जी, एक बड़ा सिस्टमैटिक फेलियर नहीं लग रहा है आपको ये? क्योंकि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी है और जो घुसपैठ की बात आपने की, अगर बांग्लादेशी इस लेवल से अंदर घुस रहे हैं तो इसकी जिम्मेदार कौन है? जैसे कि ममता दीदी भी ये बोल रहे हैं कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें रोल है कि आपको रोकना है। देखिए इन्फिल्ट्रेशन। दो चीजें मैं अपने इलाके के लिए कर रहा हूँ। तो माननीय गृह मंत्री जी ने जो काम किया अभी 5-6 साल में, उसका कोई तोड़ ही नहीं। नक्सलिज्म 112 जिले में थे, आज वो 5-6 जिले में सिमट गए होंगे। चूंकि मैं नक्सलाइट जिले से सांसद हूं तो इसलिए मुझे पता है कि उन्होंने क्या काम किया है। जो बात आप कह रहे हैं ना, हमारे यहाँ जो वोटर बढ़े या हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन बढ़ा, वो 2004 से लेकर 2014 तक बड़े पैमाने पर बढ़ा। और मैं आपको ले जाऊंगा पाकुड़ और साहबगंज, मेरे यहाँ आप चलिए, यू विल बी शॉक्ड। एक एक घर में जो है इतने छोटे बच्चे से, 2 साल के बच्चे से लेके आपको 20 साल के कम से कम 15-15, 20-20 बच्चे नजर आएंगे। वो सब 2004 से 2014 के बीच में आए और अब उनकी जनसंख्या बढ़ रही है। एक पार्ट ये है कि 2014 के बाद से इन्फिल्ट्रेशन जो है कमा है, मैं ये नहीं कहता कि खत्म हुआ। दूसरा है कि अभी आप कहेंगे कि आपकी सरकार है, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ रहा है, आप जिम्मेवार नहीं है। एग्रीड। जो माननीय गृह मंत्री जी ने लोकसभा में कहा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और अभी पुरानी बात नहीं है, अभी उन्होंने मार्च के महीने में कहा, उन्होंने कहा कि हम पूरे बांग्लादेश के इलाके में फेंसिंग करना चाहते हैं। जो ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है,
वो मुझे लैंड ही नहीं दे रही, क्योंकि जमीन का जो अधिकार है वो राज्य सरकार का अधिकार है। इस कारण से 1500 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर का जो है वो एरिया है, 1500 किलोमीटर में जगह ही नहीं दे रही है। इस कारण से फेंसिंग का काम रुका हुआ है। दूसरा जो उन्होंने और इम्पोर्टेंट कहा, जिसमें कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी का एक मामला है, कि उसमें से 400 किलोमीटर जगह ऐसी है जहां कि हम चाहकर भी फेंसिंग नहीं कर सकते। हाँ, स्वैम्प एरिया है। हाँ, नदी है, नाले हैं, पहाड़ है, पर्वत है, वहां चाहकर भी हम फेंसिंग नहीं कर सकते। उस कारण से जो उस तरह का डिफिकल्ट टेरेन है वो समस्या है। उस समस्या का समाधान भी निकलेगा। जो माननीय मोदी जी हैं और जो माननीय अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री जी, इन दोनों के बारे में दुनिया ये जानती है ना। मुझे बोलने की कार्यकर्ता के नाते इतनी आवश्यकता नहीं है कि वो छोड़ेंगे नहीं इन चीज़ों को। आज नहीं कल बंगाल में जब सरकार बदलेगी तो आपको माहौल जो है बदलता हुआ नजर आएगा। और जो पूरा इलाका है, मालदा, मुर्शिदाबाद, कलियाचक, बीरभूम, 24 परगना, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मेरे यहाँ का पाकुड़, साहबगंज, जामताड़ा, गोड्डा, ये सारे एरिया जो मुस्लिम बाहुल्य हो गए हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों से, मुस्लिम बाहुल्य मतलब बांग्लादेशी घुसपैठियों से, वो सारे लोग यहाँ से बाहर निकाले जाएंगे। जैसे आसाम में आप देख रहे हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा कितना मजबूत ड्राइव कर रहे हैं। कल भी उन्होंने जो है 30,000 एकड़ ज़मीन जो है ये किया। और उसमें मैं एक आपको बड़ी बात बता दूं कि ये सभी जो है वायनाड जा रहे हैं या कुर्ग में जो है बसने की कोशिश कर रहे हैं। कल ही मुझे जो है कई एक फ़ोन केरल से आए हैं और कई एक फ़ोन कुर्ग से आए हैं कि जो आसाम से भगा रहे हैं बांग्लादेशियों को, उन सबों को जो है कर्नाटक और केरल में बसाया जा रहा है। तो इनको देश से डिपोर्ट नहीं किया जाता क्या? और ये मतलब देश में ही छोड़ दिया जाता है, चलो या तुम दूसरी स्टेट में चले जाओ? जब डिपोर्टेशन की बात सब जैसे डिमोलिशन का होता है शुरू हो गया, तो ये लोग तब तक बीच में ही जो है भाग जाते तो ये तो बड़ा फेलियर है ना सर सिस्टम का। लाइक इसको हम कैसे एक्सक्यूज करते हैं? अगर हमें बाहर निकालना पर्पस है तो फिर तो वो देश के अंदर ही कहीं ना कहीं आ जाएंगे। हैं। देखिए, उसके लिए मैंने आपको कहा कि राज्य लॉ एंड ऑर्डर और जमीन जो दो विषय हैं वो राज्य सरकार के विषय हैं। तो ये तो हिमंता तो आपकी सरकार है यदि हमारी सरकार वहां भगा रही है, हाँ। या तो बंगाल में बस जा रहे हैं, बंगाल में कहेंगे मेरे रिश्तेदार हैं, क्या करिएगा? अभी आपको ध्यान हो कि महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर जब भगाए जा रहे हैं तो सभी कह रहे हैं कि बंगाली स्पीकिंग के ऊपर जो है आप अटैक कर रहे हो। उसका आधार कार्ड लेके जो है बंगाल की सरकार जो खड़ी हो जा उड़ीसा रही में है। हो रहा है, महुआ मोइत्रा ने कहा कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग उड़ीसा गए थे, उनके पास आईडी थे, लेकिन वहां पे जो है उनको पकड़ पकड़ के उनको बंद कर दिया गया नहीं, है। ये आधार कार्ड फेक आधार कार्ड बना हुआ है ना। अब आधार कार्ड जो है, अब आधार कार्ड के बारे में भी कंफ्यूजन है। और वर्क परमिट भी था उनके पास, इसके बावजूद वर्क परमिट तो जो कंपनी ले जाती है हाँ। वो वर्क परमिट देती है ना। हाँ। वर्क परमिट तो हमारे यहाँ नहीं, कुछ हाँ। है ही नहीं ना। राज्य सरकार देती है ना, हाँ। केंद्र सरकार देती है। जो कंफ्यूजन इसी बात, आधार जो है, चूंकि हमारी कमेटी ने उसको रिजेक्ट किया हुआ था, मैं फाइनेंस कमेटी में था जब आधार, और आपको पता है इलीगल जो है आधार कार्ड बनवाते रहे मनमोहन सिंह जी। जब हमारी सरकार आई तो हमारी सरकार ने जो है आधार को एक कानूनी दस्तावेज माना। लेकिन उसमें जो फर्क है, जो लोग दुनिया नहीं समझती है, कि आधार कार्ड हमने उनको दिया जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? जो 6 महीने से किसी कारण से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, वो आधार कार्ड उनके लिए सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट नहीं है। वो सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट नहीं। और यही कंफ्यूजन है जो हंगामा होता है कि आधार कार्ड रहते हुए आप कैसे भगा रहे हो। आधार कार्ड प्रमाण नहीं है आपकी नागरिकता का। हम तो आपसे नागरिकता का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। जो लोग, जो ड्राइव चल रहा है, आप दिखा दो ना कि हम वहाँ के हैं, मेरा जमीन था, मेरा मूल रहती है। आप आधार कार्ड के आधार पर कहते हो कि हम सिटीजन को भगा रहे हैं। और इसीलिए करे तृणमूल कांग्रेस के जो भी नेता बात कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन है कि वही वोट है। बांग्लादेशी घुसपैठिए को जिस दिन हम बंगाल से भगा देंगे, तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम और कांग्रेस कभी भी जो है सत्ता में वहाँ वापसी नहीं कर सकती। सर अभी हमने देखा कि आपका काफ़ी कन्फ्रंटेशन चढ़ा, उस पर फिर कोर्ट का भी इंटरवेंशन हुआ। उस एपिसोड के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें पॉडकास्ट में। मामला सब जुडिस है। लोकसभा को जो डिसीजन लेना था वो लोकसभा का डिसीजन हो गया और हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है। और हाई कोर्ट में केस चल रहा है तो मुझे लगता है कि इसके बारे में मुझे बहुत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आपका पॉलिटिकल और पर्सनल तू मैं चलता ही रहता है महुआ जी के साथ। देखिए, जब आइडियोलॉजी अलग हो, हम पॉलिटिक्स में, और पॉलिटिक्स में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यदि चलती है
तो वो पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ चलती है। हम सांसद यदि हैं तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि हमारा पीए कौन है, हमारा काम कौन देख रहा है, और यदि समस्या है कहीं तो पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में समस्या है। और हम ये कहें कि नहीं, मैं दुनिया का सबसे ईमानदार आदमी हूं और वो चोर है, समस्या वहाँ है। इस कारण से जिन लोगों के साथ भी समस्याएं हैं, मेरे पॉलिटिक्स में लगभग मेरी समों से दोस्ती है। मैंने आज तक कभी किसी के साथ व्यक्तिगत तू मैं नहीं हुई, कभी व्यक्तिगत तू मैं नहीं हुई। जिन लोगों के साथ तू मैं हुई, मैं व्यक्तिगत ये मानता हूँ कि ये उनकी समस्या होगी, वो मेरी समस्या। सर मैं एक बार थोड़ा दोबारा बांग्लादेश वाले मुद्दे पे वापस आना चाहता हूँ। क्रिटिक्स का कहना ये है कि एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, आप लोग मतलब बांग्लादेश के नाम पर लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं ताकि वो वोट देने से थोड़ा थोड़ा परहेज करें, और आप लोगों का जो एक कोर वोट बैंक है वो अफेक्ट ना हो। और इलेक्शन कमीशन पे भी लालचन है कि वो गोदी कमीशन बन गया। लगातार ऑपोजिशन ये बोल रहा है कि इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल किया जा रहा है इसके लिए, चाहे वो बिहार हो या बंगाल हो या जो भी अलग मिसयूज किया जा रहा है, गलत इस्तेमाल। इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र इकाई है, अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। कई एक इलेक्शन कमिश्नर ऐसे हैं, रिसेंटली एमएस गिल उसके सबसे बड़े उदाहरण हैं, कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुए और कांग्रेस ने उनको मंत्री तक बना दिया। हमने आज तक किसी इलेक्शन कमिश्नर को जो है सांसद नहीं बनाया है, मंत्री नहीं बनाया है, इसलिए मुझे किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी इस देश के नागरिक हैं। उनको कोई सरकार चाह भी ले तो भी जो है उनके साथ गलत नहीं कर सकती। भारत का संविधान उनको वो अधिकार देता है। समस्या कहां है? समस्या है बांग्लादेशी घुसपैठियों से। और यदि बांग्लादेशी घुसपैठिए मुसलमान हैं तो हम क्या कर सकते हैं? बांग्लादेशी हिंदुओं का जहां तक सवाल है, सिख का जहां तक सवाल है, बौद्ध जैन का जहां तक सवाल है, सीए के वो सीए के दायरे में जो है आते हैं, और उनको भारत के संविधान ने, कानून ने ही उनको प्रोटेक्शन दिया हुआ है। तो एक्सक्लूड तो मुसलमान हैं, और जो बाहर के मुसलमान हैं उनके साथ यदि इलेक्शन कमीशन कुछ कर रहा है तो आप उसको यदि हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखना चाहते हो तो आपकी मजबूरी है। भारत के संविधान के हिसाब से जो चुनाव आयोग कर रहा है वो सही कर रहा है। निशिकांत जी, आप एक्सटर्नल अफेयर्स की कमेटी में भी रहे हैं और आपका एक ओवरऑल 360 व्यू रहता है चीज़ों को लेके। तो जिस स्टेट से आप आते हैं और आप जो बांग्लादेशी वाली बात लगातार कर रहे हैं, अब वहाँ पे भी सत्ता परिवर्तन हुआ है और काफ़ी एक रेडिकल गवर्नमेंट वहाँ पर है, तो आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम अभी आने वाले दिनों में और एग्रावेट हो सकती है? नहीं होगी, लेकिन मुझे भरोसा ये है कि बिहार चुनाव अभी एनडीए बड़े मार्जिन से जीतेगी, और बंगाल का चुनाव जो है हम फरवरी मार्च में जब भी चुनाव होगा तो हम जीतेंगे। आप झारखंड की बात कर रहे हो कि बंगाल? मैं सारी स्टेट्स की मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं उसका जो सेंटर है, केंद्र है, वो बंगाल है। बिहार के चुनाव का असर जो है वो बंगाल पर पड़ेगा, और बंगाल में जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो फिर झारखंड सरकार चाहकर भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को नहीं। पर आपकी तो सीट घटे हैं वहाँ पे। हमारा 25 था, अब 26 हो गया। 26, हाँ। तो मतलब सीटें सर, जहाँ लेकिन ये बहुत बड़ा एलिगेशन आप लगा रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि बंगाल सरकार ही इस घुसपैठ की जिम्मेदार है मूलतः। सभी जानते हैं, मतलब उसमें मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए मैंने आपको कहा ना कि मैंने जिले का नाम बताया कि आप मालदा मेरे साथ चलिए, मुर्शिदाबाद चलिए, बीरभूम चलिए, 24 परगना चलिए। यदि आपको कोई कल्चर भारत से मिलता हुआ नज़र आ जाए वहाँ के रहने वाले लोगों से, हमारे यहाँ पाकुड़ चलिए, साहबगंज चलिए, किशनगंज चलिए, अररिया चलिए, तो फिर आप मुझे कहिए। तो वो जो बॉर्डर जो सटा हुआ है, बंगाल सरकार ही कोऑपरेट नहीं कर रही है ना केंद्र सरकार के साथ, वही ज़मीन नहीं दे रही है, वही घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। आप मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी चलिए नवीन जी, मैं आपको सुबह 4 बजे अपनी गाड़ी से, क्योंकि गाड़ी में खुद चलाता हूँ, आपको मैं 100-150 किलोमीटर तक केवल गाय की जो है लाइन दिखाऊंगा। वो सारी गायों का जाने का रास्ता वही है, और वो सब बांग्लादेश जाते। तस्करी का बुरा हाल है और वहाँ के घुसपैठ का बुरा हाल है। मतलब वो इलाका जो है, और केवल बंगाल सरकार के असहयोग के कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वहाँ बीएसएफ है तो सही, वो क्यों नहीं रोक रहे? बीएसएफ
मैंने आपको जैसे बताया, तस्करी क्यों, वो तो उनको रोकना चाहिए फिर। बीएसएफ जो है, बीएसएफ का एक दायरा है, लॉ एंड ऑर्डर बीएसएफ के पास नहीं है ना। बीएसएफ यदि किसी को पकड़ेगी, किसको हैंड ओवर करेगी? पुलिस को, और पुलिस उसको थाने से छोड़ देगी। मेरे ऊपर 45 केस हैं राज्य सरकार ने किए हैं, उसमें 3 केस ऐसे हैं जिसमें कि मैंने तस्कर को पकड़ा है, पुलिस को हैंड ओवर किया है। पुलिस उस तस्कर को और उस गाय को पकड़ने, मतलब कम से कम आप समझिए कि 10,000 गाय पकड़ी हमने। मैं अलग अलग इंसिडेंट है। तस्कर को मैंने, मेरे साथ जो एस्कॉर्ट चल रहा है, मतलब जो एसएचओ है उस थाने का, उसको मैंने कहा है कि ये पकड़ लो, उसने पकड़ लिया। और जब वो थाने आता है मुझे एस्कॉर्ट से छोड़कर, तो वो तस्कर मेरे ऊपर एफआईआर करता है, और वो तस्कर तो छूट ही जाता है, वो कहाँ चला गया नोबडी नोज। इस बार बिहार के चुनाव में क्या असर पड़ने वाला है इन सब का? बिहार में एनडीए मुझे लगता है कि 2/3 बहुमत से जीतेगी। ये जो आप कह रहे हैं सीमांचल पे जो इफेक्ट हुआ है, मुसलमान वोटर तो आपको वोट नहीं देगा। नहीं, मुसलमान वोटर मुसलमान को ही वोट देते ना। वहाँ तो मुसलमान में ओवैसी के 5 आदमी जीते उसी सीमांचल से, और वो चले गए वो आरजेडी सभी में। आरजेडी में जीत गए, सब चले गए। तो ये तो मुसलमान वोटों के जो संरक्षक हैं, ओवैसी जी, कांग्रेस जी और आरजेडी, ये अपना सोचते रहे। जहाँ तक हमारा सवाल है, हम मुसलमानों के लिए अच्छा ही काम किए हैं। माननीय मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं वो मुसलमानों के पास ज़्यादा जा रही हैं। तो जो भी गरीब मुसलमान होंगे, जैसे वक्फ एक्ट पास हुआ, हमने गरीब मुसलमानों के लिए करने का कोशिश किया, तो हमारा भरोसा है कि गरीब मुसलमान हमको ये वोट जो देंगे। अल्ट्रा राइट विंग है आपकी पार्टी के जो समर्थक हैं, जो अल्ट्रा राइट पे हैं, वो बहुत नाराज हैं मोदी जी से और आपकी पार्टी से कि आप जो हैं वो, आप हिंदू सुप्रीमिस्ट कहे जाते हैं आपकी पार्टी, लेकिन आप इतना कुछ करते हैं मुसलमानों के लिए। तो 2 व्यूज हैं इसके बारे में, क्यों आप कर रहे हैं? जिनको, जो आपको वोट देंगे ही नहीं, आप उनके लिए भलाई करते जा रहे हैं। जो उस तरह के लोग हैं वो खुद ही प्रधानमंत्री बनकर जो है मुसलमानों को भगा के दिखा देना। ये देश संविधान से चलता है। संविधान में जो है किसी प्रकार का कोई भी फंडामेंटल परिवर्तन नहीं हो सकता। दुनिया की कोई ताकत संविधान में किसी प्रकार का फंडामेंटल परिवर्तन कर ही नहीं सकती। ये देश इसी तरह से चलता है, और उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, फारसी, सबको जो है, पारसी, सबको बराबर का अधिकार है। और बराबर का अधिकार है तो जो भी योजनाएं होंगी वो उनको मिलेंगी। हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना कि उस तरह के जितने लोग हैं उन्हीं को बैठा दीजिए प्रधानमंत्री। किसी की कोई हैसियत नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये देश है भैया, ये देश उसी तरह से चलेगा। सेकुलर कंट्री है और सेकुलर कंट्री रहेगा। और हमको फ़क्र है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है हमको इस तरह का संविधान दिया जिसमें हमारे जैसे लोग सांसद बनकर आए। रिजर्वेशन जो है इस देश का जो है अच्छाई है। उसने जिस तरह से छुआछूत को ख़त्म किया है, मैं तो गांव का लड़का हूं, मुझे पता है कि एक टोला जो है अलग होता था, हरिजनों का टोला अलग होता था, उनको लोग बगल में बैठने नहीं देते थे। बाबू जगजीवन राम, पानी अलग था उनका। आज जो है इस रिजर्वेशन ने, और जो अर्बनाइजेशन हो गया, अर्बन, जैसे दिल्ली में हमारे बच्चे पढ़ते हैं या पढ़े या बाहर पढ़े, उनको पता ही नहीं है कि जाति क्या है। तो इसने जो है रिजर्वेशन ने, क्योंकि जो आईएएस बनकर आए, जो आईपीएस बनकर आए, उनको वो पता है कि हमारे साथ बच्चे पढ़ रहे हैं। तो जाति खत्म करने में रिजर्वेशन का, और गरीबों को ऊपर लाने में संविधान का, और सभी को अधिकार देने में, सभी धर्म के लोगों को अधिकार देने में संविधान का बड़ा योगदान है। और इस संविधान के लिए जो है अपने को गौरवान्वित होना चाहिए। सर, मैं ओवैसी वाली बात पे वापस आता हूँ। आपका बड़ा आजकल लव हेट रिलेशनशिप चल रहा है। अभी आपने कहा ओवैसी जी मुसलमानों के संरक्षक हैं, अभी देखा कि वो तो आपकी अब बिल्कुल तारीफ कर रहे हैं सरकार की भी, और आप लोग डेलीगेशन में भी मतलब काफ़ी आपके वो देखने को मिला समन्वय। 2 चीज़ें, ओवैसी जी जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक्सट्रीम जो है, जैसे हमारे यहाँ जो कहा कि अल्ट्रा राइटिस्ट विंग जो है, उसकी विचारधारा और ओवैसी जी की विचारधारा उस मुद्दे पर एक ही है। वो मुसलमानों के लिए वो अल्ट्रा राइटिस्ट ही मानिए उनको। और मैं फ़क्र है कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आया, मैं विद्यार्थी परिषद में होल टाइमर रहा, मैं स्वदेशी जागरण मंच में होल टाइमर रहा। तो मेरी आइडियोलॉजी जो है वो एक सेकुलर आइडियोलॉजी है, जो कि कहती है इस देश को आगे बढ़ाना है, लेकिन बराबरी के साथ बढ़ाना है, एपिजमेंट किसी का नहीं हो। मुसलमानों को जो ये
अलग से अधिकार दिए हैं कांग्रेस की सरकार ने कई एक जगह, वो नहीं होने चाहिए। रिजर्वेशन जो मुसलमानों को आप देते हैं वो नहीं होना चाहिए। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के नाम पर जो अधिकार आप विशेष तौर पर दिए हुए हैं वो नहीं होना चाहिए। तो उसमें मेरी विचारधारा और ओवैसी की विचारधारा जो है, कभी वो नदी